हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनामिका सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में देख चुके हैं। तो बैक्टीरिया में कुछ ऐसे स्पष्ट हमको क्लू मिले, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, जहाँ जीन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरे बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लाज्मिड, जो हम देख चुके हैं। प्लाज्मिड जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। तो साइंटिस्ट को इन तीन चीज़ों से, बैक्टीरिया की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से प्लस प्लाज्मिड की उपस्थिति से, ये क्लू मिला कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल के रूप में। और उससे डिस्कवर हुआ या ओरिजिन हुआ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग या क्लोनिंग भी कहते हैं, अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी क्या है? डीएनए जब डोनर ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर एंजाइम से क्लीव किया जाता है उसको, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम आते हैं। फिर उसको जॉइन किया जाता है दूसरे डीएनए के एंटाइटी से, जिसमें कि क्लोनिंग वेक्टर प्लस डीएनए लाइगेज एंजाइम काम आता है, और एक ये न्यू रिकॉम्बाइंड डीएनए बनाता है, जिसको हम कहते हैं आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप ये देख रहे हैं, ये डोनर सेल है। डोनर सेल का डीएनए ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं। ये वेक्टर है जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस डोनर सेल को में से टारगेट डीएनए को आइसोलेट किया जाता है, और वेक्टर सेल हमारे पास में है, जिसको हमने आइडेंटिफाई करके रखा है कि किस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सा वेक्टर उपयुक्त है, उसको सेलेक्ट करके रखा है। अब डोनर सेल में सपोज़ कि हमने टारगेट डीएनए आइडेंटिफाई किया, दिस इज़ द टारगेट डीएनए। ये टारगेट डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में क्लीव किया, प्लस वेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया पहले से ही, और वेक्टर को भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, और यहाँ पर इसके साथ में टारगेट डीएनए को जॉइन कराया, और कुल मिला के हमको मिला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो वेक्टर के डीएनए के साथ में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें ट्रांसफ़र किया। नाउ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक वेक्टर है into which desired DNA fragment has been inserted to enable its cloning in an appropriate host। इसको हम अच्छी तरह से अभी देखेंगे। इसके पहले कुछ टर्म्स देख लें। क्लोन क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट इज़ क्लोन या क्लोनिंग। क्लोन हम सिंपल वे में कहते हैं कि आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए और सेल्स और ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिकल कॉपीज़ इज़ क्लोन। तो a clone is a population of cells or organism that are genetically identical as a result of asexual reproduction, breeding of pure breed organism or by nuclear transplantation। हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, और नेचुरल कंडीशन में भी हमने देखा है कि क्लोनिंग होती है एसेक्सुअल और प्योर ब्रीड ऑर्गेनिज्म में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कहीं भी कोई कलम करना हो, कहीं करते हैं हम, जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, तो उसमें हमेशा आइडेंटिकल कॉपीज़ ही तैयार होगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, हमको पता है। तो क्लोन इज़ द आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज़ द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से क्लोन बनते हैं, इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स विथ आइडेंटिकल डीएनए। क्लोनिंग वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि इसी में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करके इसको होस्ट सेल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो क्लोनिंग वेक्टर स्मॉल पीस ऑफ डीएनए डेट कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड एंड इनटू विच अ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पस। हमने अभी अभी ये देखा कि ये वेक्टर है, इसके अंदर जब फॉरेन डीएनए को हम डालते हैं क्लोनिंग पर्पस के लिए, इट इज़ अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सी स्टेप्स हम फॉलो करेंगे।
कैसे रिकॉम्बिनेंट या कंबाइंड डीएनए बनेगा और फिर उसको हम प्रोटीन के रूप में हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो कुछ स्टेप्स है, इम्पोर्टेंट स्टेप्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। नंबर 1 इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट। सपोज़ कि हमको इंसुलिन बनाना है, हमने पहले भी देखा कि ह्यूमन इंसुलिन जो आज जो क्या है, जिसकी कमी होने से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बनता है पेनक्रियास के इंसुलिन, और अगर इंसुलिन नहीं होता है तो ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और एक डिजीज़ होती है जिसको कि डायबिटीज़ कहते हैं। तो ये इंसुलिन को अगर हम बाहर से सप्लाई करते हैं, बाहर से दिया जाता है, ओरली अगर मेडिकेट किया जाता है, तो पहले हमें पता है, हमने देखा है इंट्रोडक्शन में अपने, कि पहले पिग्स को स्लॉट किया जाता था और उसके पेनक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था। तो ये काफ़ी महंगा पड़ता था और सही भी नहीं था। उसके बाद में जब हमने जीन आइडेंटिफाई कर लिए हैं, तो उस जीन से फिर हमने इसको बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल फैक्ट्री यूज़ करके उसके अंदर बहुत अमाउंट में इंक्रीज़ किया, उसको बनाया, और फिर वो मार्केट में आज बहुत ही कम रेट में अवेलेबल है पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट्स को इंसुलिन की टैबलेट्स। तो सपोज़ कि हमको आइडेंटिफाई करना है और आइसोलेट करना है डिज़ायर्ड जीन, कि हमको इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला जीन्स निकालना है। आइडेंटिफाई करेंगे हम उसको सबसे पहले पेनक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में से, और फिर उसको आइसोलेट करेंगे। उसको आइसोलेशन के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसको कट करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये मॉलिक्यूलर सीजर्स के जैसे काम करते हैं और इनमें से कट किया जाता है, स्पेशल रिकॉग्निशन साइट्स को कट करते हैं ये, जहां हमारा टारगेट डीएनए मौजूद है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसमें हम क्या क्या और भी देखेंगे बाद में जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके टाइप्स क्या क्या हैं इसके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, और फिर टाइप्स, नोमेनक्लेचर, रिकॉग्निशन साइट्स, क्लीवेज पैटर्न, ये सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ कैसे करता है, कैसे मॉलिक्यूलर सीजर्स के रूप में काम करता है, कैसे कट करता है, कौन से एंड्स बनते हैं, कौन से स्टिकी एंड्स हैं, कौन से ब्लंट एंड्स हैं, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, कितने तरह के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं, इन सबको हम थोड़ा डिटेल में बाद में देखेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन में जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम आ रहा है। सेकेंड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर देखिए बहुत तरह के होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड भी एक क्लोनिंग वेक्टर है, कॉस्मिड, फैजमिड, है ना, बैक्टीरियोफेज, ये सब क्लोनिंग वेक्टर्स हैं। तो हमें हमारे पर्पस के हिसाब से क्लोनिंग वेक्टर को सेलेक्ट करना है कि वो किस साइज़ का होना चाहिए, कितने किलो बेस पेयर का होना चाहिए, और वो जो आसानी से होस्ट में इंटीग्रेट किया जा सके। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ायर्ड जीन इनटू क्लोनिंग वेक्टर। अब जो डिज़ायर्ड जीन हमने पहले आइसोलेट किया, ठीक है, फिर उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया, सेम डिज़ायर्ड जीन को, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करते हुए क्लोनिंग वेक्टर में वही रिकॉग्निशन साइट्स को कट किया जाता है और फिर इंट्रोड्यूस करते हैं डिज़ायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स काम में आते हैं, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, मिथाइलेज एंजाइम है, डीएनए लाइगेज है जो वापस दोनों को जोड़ने का काम करता है। मिथाइलेज में बैक्टीरिया अपने उसको मिथाइलेट कर लेता है ताकि उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के समय या जब हम उसमें ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको वो वापस से कट नहीं करे। देन अल्केलाइन फॉस्फेटेज है। अल्केलाइन फॉस्फेटेज वो एंजाइम है जो कि फॉस्फेट एंड वेक्टर के फॉस्फेट एंड्स को जो क्या करता है, डिज़ोल्व कर लेता है, ताकि कि उसके स्टिक एंड्स आपस में ही नहीं जुड़ जाएं, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है तो दो एंड्स बनते हैं और उनमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो वापस आपस में जॉइन हो जाएं। तो उसकी जॉइनिंग को
हटाने के लिए, बचाने के लिए अल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम यूज़ किया जाता है। देन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज़ करते हैं जीन लाइब्रेरी के लिए, और टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम एक और यूज़ किया जाता है जो जॉइन करता है होमोपॉलीमर टेल डीएनए की होमोपॉलीमर टेल्स को, जैसे ए टी 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 टी, इस तरह की जो टेल्स है होमोपॉलीमर टेल, उनको आपस में जोड़ता है कौन, ये टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। देन पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने सिलेक्शन किया है क्लोनिंग वेक्टर का, फिर हमने डिज़ायर्ड जीन को क्लोनिंग वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें तरह तरह के एंजाइम्स काम में आते हैं। फिर अगला स्टेप जो इम्पोर्टेंट है, डेट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि होस्ट सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद में, मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, सब कुछ हो गया है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज़फुल क्लोन जीन, यूज़फुल क्लोन जीन को आइडेंटिफाई करना है हमको। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जनरली क्या होता है, जो सेल्स ट्रांसफॉर्म होती है, ये अच्छी तरह से हमें याद रखना चाहिए कि 1000 में से केवल एक सेल ही ट्रांसफ़र होती है, सारी सेल्स ट्रांसफ़र नहीं होती है, इसलिए ओनली 1 in 1000 सेल्स की बात कर रहे हैं हम। इसका मतलब ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम सेल्स ट्रांसफ़र होएगी। इसके लिए हम इसलिए होस्ट ऐसा चयन करते हैं जिसमें सैकड़ों या मिलियंस ऑफ सेल्स होती है, ताकि हम डिज़ायरेबल जीन्स को उसमें से आइसोलेट कर सकें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूज़फुल क्लोन जीन्स हैं, मल्टीप्लाई करेगा वो अंदर, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद में, क्योंकि हमको बाद में उसी जीन्स को मल्टीप्लाई करना है जिसमें डीएनए इंसर्ट है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ मार्कर्स और कुछ रिपोर्टर जीन्स होते हैं, जिनके द्वारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद एक्सप्रेशन है उस डिज़ायर्ड जीन का, मतलब जो जीन हमने ट्रांसफ़र किया है उस प्रोटीन के रूप में वो टर्मिनेट करता है या नहीं, या प्रोडक्ट बनता है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, हमने कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो ये 7 स्टेप्स है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। पहला आइडेंटिफिकेशन, देन सेलेक्शन ऑफ वेक्टर, इंट्रोडक्शन इनटू क्लोनिंग वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ recombinant DNA in host cell, identification, expression and then achievements। ये एक छोटा सा ये डायग्राम्स है जिसमें सारे स्टेप्स को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। देखिए, सबसे पहले सपोज़ कि ये डीएनए है, ये डीएनए जिसको हमको आइसोलेट करना है ना, इसमें टारगेट डीएनए सीक्वेंस है हमारी, इस टारगेट डीएनए सीक्वेंस को हमको बाहर निकालना है इसमें से। देन दूसरा ये है हमारा वेक्टर, टारगेट डीएनए, ये जीन हमने यहाँ निकाला है, ये वाला आइसोलेट किया, ये हमारा वेक्टर है। तो टारगेट डीएनए सीक्वेंस जिसको हमने आइसोलेट किया है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट किया है, इसी तरह से इस वेक्टर को भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट किया है। अब देखिए, ये इसके स्टिकी एंड्स है, ये जो स्टिकी एंड्स है, स्टिकी एंड्स में क्या होती है, पॉसिबिलिटी या संभावना होती है कि वापस आपस में ही जुड़ जाते हैं। तो इनको आपस में जोड़ने से रोकने के लिए अल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम काम में लिया जाता है, ताकि ये दोनों स्टिकी एंड्स आपस में नहीं जुड़े, और यहाँ पर हम क्या ट्रांसफ़र करें, जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करेंगे। तो डीएनए आइसोलेट कर लिया हमने, वेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया है, दोनों को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ में कट किया है, और फिर यहाँ पर हमने इनको ट्रांसफ़र किया। जीन ऑफ इंटरेस्ट इस वेक्टर में ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पर, और डीएनए लाइगेज ने इसको दोनों के बीच में जो गैप था उसको सील कर दिया, उसको बंद कर दिया है। अब ये हमारे पास में तैयार हो गया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडी, ठीक है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने कहाँ डाल रहे हैं, जिसमें डीएनए लाइगेज के साथ में तैयार है। अब इसको हम होस्ट की सेल, सपोज़ यहाँ हमने ई कोलाई या बैक्टीरिया सेल लिया है, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है और प्लाज्मिड इसमें रेप्लिकेट कर सकता है। तो हमने इसमें ये जो वेक्टर लिया है, वेक्टर जिसमें
जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र क्या है? हम इसको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी कह सकते हैं। इसको कहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम? बैक्टीरिया की सेल के अंदर। यहाँ बैक्टीरिया का खुद का डीएनए है और ये हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया है। अब बैक्टीरिया के डीएनए में किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, नहीं तो ये इसको कट कर देगा और इसीलिए मिथाइलेज एंजाइम भी इसमें नहीं हो, नहीं तो ये इसको भी मिथाइलेट कर लेता है। तो होस्ट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वेक्टर्स की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने यहाँ अलग किया है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हमने यहाँ अलग किया तो हम इसको डायरेक्टली भी यहाँ ट्रांसफ़र कर सकते थे होस्ट के अंदर, है ना, मगर हमने इसको यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये डीएनए का टुकड़ा अगर डायरेक्ट होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा तो ये वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। क्या नहीं है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो हम इसको कहाँ डालते हैं? यहाँ से इसमें डाला, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है स्क्रीनिंग, हमको ये स्क्रीनिंग करनी है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है। अभी हमने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो पॉसिबिलिटी है या जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम है। तो हम जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होता है कि जो वेक्टर है हमने यूज़ किया है, जैसे ये प्लाज्मिड वेक्टर है, इनमें स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स होती है, इसमें स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तभी हम वेक्टर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली इसको ट्रांसफ़र कर लेते। इसलिए नहीं किया है क्योंकि इनकी स्पेशल रिकॉग्निशन साइट्स हैं और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। प्लस इसमें कुछ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट्स हैं जो हम कहते हैं कि मार्कर जीन साइट्स हैं, जो बाद में हमको ये बताएगी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट फलाना में ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र हो गया है तो ये वापस से हम उसको आइसोलेट करेंगे, उन पर्टिकुलर सेल्स को ही हम यहाँ से इस कॉलोनी से प्लेट से लेंगे और उन सेल्स को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, बाकी सारी सेल्स को हटा देंगे। और जब ये आइडेंटिफाई होता है तो बैक्टीरिया की सेल्स मल्टीप्लाई करती है इसमें बहुत ज़्यादा, और लास्ट में एक्सप्रेस होता है प्रोटीन के रूप में, और फिर हम उसको हार्वेस्ट करते हैं और मार्केट में अवेलेबल होती है वो चीज़ लार्ज स्केल पर। क्योंकि यहाँ लार्ज स्केल पर यूज़ करते हैं इसलिए वो कंपैरेटिवली सस्ती होती है। तो ये आज हमने देखा है स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट, अगर ये समझ में आ गया तो सारी चीज़ें एक के बाद एक हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो टारगेट डीएनए, वेक्टर, इंसर्शन, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लिकेशन, स्क्रीनिंग एंड देन एक्सप्रेशन ऑफ वेक्टर, तो ये सारी चीज़ें जीन ऑफ। अब कल हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखेंगे। ओके, थैंक यू।